हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक दार्शनिक हीगल को कवर करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको हीगल को पढ़ना है। इनके जो भी विचार हैं उन सभी विचारों को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए, इनके विचारों को समझना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए कहूँगा वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। तो मेनली आज हमारा जो फोकस है मेन वो है समझने पर। तो बस आपको समझना है। और चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। जॉर्ज विलेहेम फ्रेडरिक हीगल। अगर हम हीगल के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज विलेहेम फ्रेडरिक हीगल। नॉर्मली इन्हें हीगल कह दिया जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम ये है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल को आदर्शवाद का एक प्रमुख विचारक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व या चेतन तत्व की अभिव्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ये काफ़ी टफ होंगे। यहाँ पे जो शब्द होंगे वो काफ़ी टफ होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के ये जो फिलोसफर हैं तो इनके ये शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपको समझना है आसान भाषा में। तो नॉर्मली कहा जाए तो ये जो हेगल थे ये जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। जर्मन दार्शनिक थे ये। और इनका जो मुख्य विचार था वो है आइडिया। इनका जो मुख्य जो जो सिद्धांत है वो सबका सब आइडिया या विचार तत्व के ऊपर ही बेस्ड है। इन्होंने कहा है जो संसार है उसमें जो मेन चीज़ है वो आइडिया है। आइडिया से ही पूरा संसार चलता है, विचार तत्व से ही पूरा संसार संचालित होता है या चलता है। चेतन तत्व का मतलब बुद्धि, जहाँ से हम सोचते हैं। तो विचार और चेतन तत्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को आप एक मानकर चल सकते हैं। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, लेकिन उन सभी किताबों में जो इनकी एक किताब है फिलॉसफी ऑफ राइट्स, ये हमें इनके राजनीतिक जो विचार हैं उसको दर्शाती है। ये किताब, ये इस किताब में फिलॉसफी ऑफ राइट्स में हमें हीगल के राजनीतिक विचार दिखाई देते हैं। जितनी भी कन्फ्यूज़न है सब क्लियर होगी, बस आप देखते रहें वीडियो। हेगल के अनुसार चेतन तत्व या विचार तत्व सृष्टि का सार तत्व है, अतः विकास की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक विचारों के उत्थान पतन की कहानी है। हेगल कह रहे हैं कि इस पूरे विश्व में जो मेन चीज़ है, जो सार तत्व है, वो विचार तत्व है, चेतन तत्व है। मतलब विचार या जो आइडिया है वही पूरे विश्व का सार तत्व है। मतलब पूरा जो विश्व है वो इसी से संचालित होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो विकास की प्रक्रिया है, जिस तरह से मानव का विकास हो रहा है, इतिहास चल रहा है, जिस तरह से वर्तमान समय बीतता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, विकसित समाज में विकास होता है, तो जी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब के सब विचारों के ही कारण होती हैं, ठीक है। आज जिस स्थिति का अस्तित्व है, कालांतर में वह समाप्त हो जाएगी। मतलब टाइम आएगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक नई स्थिति अस्तित्व में आ जाएगी। हेगेल का विचार है कि सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है, जो हेगेल के आदर्शवाद के साथ निकट रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेगल को पढ़ना इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफेस्ट दार्शनिक हैं ये, काफ़ी टफेस्ट फिलोसफर हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, विचार तत्व का यहाँ पे मतलब है कि देखो नॉर्मल क्या होता है कि जो दार्शनिक होते हैं वो दो चीज़ मानते हैं। एक दार्शनिक होता है जो कहता है कि भाई भौतिकवाद से पूरा विश्व चल रहा है, भौतिकवाद से। और एक दार्शनिक कहता है कि जो मतलब मानव का जो दिमाग है या जो विचार है उससे पूरा विश्व संचालित होता है। मतलब एक दार्शनिक, देखो जो दर्शन शास्त्र है, जो फिलॉसफी है, उसके अंदर दो बातें मुख्य रूप से होती हैं। एक ये कि जो पूरी दुनिया है वो किस रूप में है। जैसे कि भौतिकवादी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये भौतिकवादी है, और भौतिकवादी का मतलब होता है यहाँ पर विचारों का या भगवान की कोई जगह नहीं है। जो आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य चलता है, या परिस्थितियां ही मनुष्य को किसी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पे बात को समझिए। जो भौतिकवादी होते हैं ना, भौतिकवादी, वो आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़
कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लो आस-पास आपको भौतिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नदियाँ दिखाई दे रही हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ज़मीन दिखाई दे रही है। अब मानव ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो जो वस्तुएँ हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भौतिक होती हैं, ठीक है? ये मटेरियल होता है, जैसे कि कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, तो ये क्या है, मटेरियल है ये भौतिक चीज़ें हैं। और विचार क्या है, मनुष्य के अंदर जो विचार आता है, जो आइडिया आता है वो विचार है। तो बहुत लोग कहते हैं ये जो दुनिया है वो भौतिकवादी है, बहुत जैसे कि मार्क्स ने कहा था भौतिकवादी दुनिया है। जो परिस्थितियाँ हैं वो लोगों को विचार करने पर मजबूर करती हैं, इस तभी लोग विचार करते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये जो दुनिया है वो विचारों से संचालित होती है। जैसे कि हेगल ने कहा कि विचार ही सब कुछ है। यहाँ पे आप हेगल की बात को समझिए, जैसे कि हेगल ने कहा कि मान लो कि कोई बच्चा है जिसको लगा कि मुझे आईएएस बनना है। अब उसके मन में एक विचार आया कि मुझे आईएएस बनना है। अब उसके मन में एक विचार आया, अब विचार के बाद अब वो तैयारी करना शुरू करेगा, वो देखेगा, अब वो रिसर्च करेगा कि आईएएस कैसे बन सकते हैं। अब वो देखेगा कि अरे एक लड़का था या एक स्टूडेंट थी जिसने आईएएस बनने के लिए 16 घंटे पढ़ाई की थी। फिर वो कहेगा अरे उसने 16 घंटे की थी तो मुझे तो 18 घंटे करनी पड़ेगी। मतलब ये कि विचार देखो किस तरह से बढ़ते जा रहा है। हेगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि विचार ही पूरी दुनिया का सार तत्व है, तो हेगल कहता है ऐसा, जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले एक विचार आता है और वो विचार आगे बढ़ते हुआ जाता है और वही विकास करता है। वो विचारों से ही दुनिया संचालित हो रही है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक विचार सामने आया कि एक बच्चे को आईएएस बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है। फिर उसने उसकी तैयारी करनी शुरू की, उसने रिसर्च करी, फिर विचार आगे बढ़ते गए, बढ़ते उसने पूरी तरह एग्ज़ाम को समझा, फिर एग्ज़ाम दिया। मतलब विचार से ही वो क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, आगे के काम कर रहा है। इसी तरह विचारों से ही सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं, ऐसा हेगल का मानना था। तो यहाँ बस आप कंफ्यूज मत होना भौतिकवादी में और जो जो विचारवादी हैं, जो चेतनवादी हैं, कंफ्यूज मत होइए आप। बस आप यहाँ पर हेगल के कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हेगल कहता है कि पूरी दुनिया ना विचारों से ही चलती है, विचार आइडिया से ही चलती है पूरी दुनिया। जैसे कि मनुष्य के मन में एक आइडिया आ गया कि यार हमें बैठने के लिए टेबल बनानी चाहिए। फिर मनुष्य के मन में एक आइडिया आया कि अरे हाँ, अगर हम स्कूल में बैठते हैं तो वहाँ पर एक टेबल जो होगी वो सही नहीं होगी, टेबल तो टीचर के लिए होगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए डेस्क बनानी चाहिए। डेस्क क्या होगी, जिस पर स्टूडेंट आराम से बैठ भी जाएगा और उस पर अपनी किताब कॉपियाँ भी रख सकता है। तो कुल मिलाकर हेगल यही कहता है कि पूरा जो विश्व है वो विचारों से ही चलता है और ये विचार आपस में ही टकराते हैं, फिर नया विचार आता है। कई बार विचार आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर नया विचार आता है, कई बार निष्कर्ष पर आते हैं लोग। लेकिन ये विचारों की लड़ाई आपस में चलती रहती है, विचार उत्पन्न होते हैं, ख़त्म होते हैं और इसी से पूरा विश्व का विकास होता है या प्रगति होती है या इतिहास आगे बढ़ता रहता है। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था, यही हेगल कहता है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको सारी बातें, एक जो मेन टॉपिक है कि विचार से ही सारी दुनिया चलती है, हेगल का मानना था, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो मैंने आपको भौतिक और विचार समझाया, तो जो भौतिकवादी होते हैं वो इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, लोग जो जैसे कि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी थे, तो उन्होंने कहा अरे विचारों से दुनिया नहीं चलती, बल्कि दुनिया से विचार सामने आते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो मनुष्य के आसपास की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो मनुष्य को सोचने पर मजबूर करती हैं। मतलब परिस्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी विचार आएँगे। तो विचार पहले नहीं आते, वो कहते हैं कि भौतिक चीज़ें जो होती हैं वो पहले आती हैं। जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं पहले, उसके बाद विचार बना, उसी के अकॉर्डिंग विचार हमें दिखाई देते हैं। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा, जो कि हेगल से बिल्कुल उल्टा विचार था। कंपैरिजन करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आइडिया समझ सकें यहाँ पे क्या बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार फिर लास्ट में 2 वर्ड्स में मैं कहूँगा कि हेगल ने कहा कि जो पूरी दुनिया है वो मनुष्य के विवेक से चलती है, मनुष्य के दिमाग में जो विचार आते हैं उससे चलती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, आगे की सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा आप समझना भी नहीं है आपको विचार के बारे में, नहीं तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे आप। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं ये हेगल कि आज के टाइम पर जो हमें दिखाई देता है, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम पर वो समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह एक नई चीज़ आ जाएगी। और ये प्रक्रिया क्या है, ये चलता रहता है और इसी के तहत समाज में परिवर्तन भी होता है। और
यही कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है हेगल के द्वारा, ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, ये परस्पर जो विकास है या ये जो विचार है, आपस में इनके बीच संघर्ष होता रहता है और इसी से परिवर्तन समाज में होता है। यहाँ पे कुल मिला के आपको अब बात करनी है द्वंद्वात्मक पद्धति की, डायलैक्टिकल मेथड की। अब ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। अब ये डायलैक्टिकल मेथड हेगल के द्वारा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि द्वंद्वात्मक जो पद्धति है या डायलैक्टिकल जो ये जो मेथड है, ये आप कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे इसको। तो अब हम इसको समझ लेते हैं आखिर ये है क्या डायलैक्टिकल मेथड। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि जैसा कि हेगल ने कहा, ये पूरी दुनिया विचारों से चलती है, आइडियाज़ से चलती है। फिर हेगल कहता है कि जो आइडियाज़ है ना, ये आपस में टकराते हैं, इनके बीच एक तरह से थोड़ी सी लड़ाई होती है। ये जो एक दूसरे के विचार हैं आपस में टकराते हैं, फिर नया विचार सामने आता है, ऐसा हेगल ने कहा। अब इसको एक प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे इन्होंने एक प्रिंसिपल ही दे दिया है पूरा का पूरा, डायलैक्टिकल मेथड किस तरह से विचार सामने आते हैं। अब हेगल ने कहा कि सबसे पहले एक नया विचार सामने आता है जिसको वाद कहते हैं, जिसको थेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाद। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नया विचार सामने आता है जिसको वाद कहा जाता है, और इस विचार के उत्तर में, उत्तर मतलब आंसर करने के लिए इसको या इसके जवाब में एक दूसरा विचार सामने आता है, लेकिन हाँ, इसके कारण ही आता है। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो वाद के कारण एक दूसरा विचार आता है सामने जिसको प्रतिवाद कहते हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं या इनके बीच संघर्ष होता है, इन दोनों ही विचारों के बाद इन इन दोनों ही विचारों के बीच में संघर्ष होता है, और जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, जो भी बातें बेकार होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, वो आपस में कट जाती हैं और वो नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद एक निष्कर्ष निकलता है जिसको संवाद कहा जाता है। और ये जो संवाद है ना, ये वाद से अच्छा है। जो पहले नया-नया विचार आया था ना आपके माइंड में, उससे अच्छा ये संवाद है। हालाँकि संवाद मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है संवाद। हम ये नहीं कह सकते कि हम संवाद वाले विचार पर पहुंच गए तो अब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं और जो निष्कर्ष आया वही सर्वोच्च है। लेकिन ऐसा कहा है हेगल ने कि संवाद जो है ना, वो सत्य के निकट होता है, सच्चाई के पास होता है, लेकिन सच्चाई नहीं होती ये। सच्चाई के काफ़ी करीब होता है संवाद, लेकिन सच्चाई नहीं होती। इसीलिए संवाद के बाद दोबारा से एक नया विचार सामने आता है। संवाद से ही एक नया विचार दोबारा से सामने आता है, और फिर प्रतिवाद के साथ इसकी एक तरह से संघर्ष होता है, और फिर से संवाद आता है सामने। ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखो, सिंपल सी बात है, पहले एक नया विचार आया और फिर संवाद बना, फिर इसी संवाद से फिर एक नया विचार आया, ठीक है, फिर प्रतिवाद सामने आया और फिर संवाद बन गया। बात को समझिए, ये प्रक्रिया चलती रहती है। संवाद से नया वाद, नया वाद से प्रतिवाद, प्रतिवाद से जब दोनों में आपस में लड़ाई हुई, वाद और प्रतिवाद में, तो फिर संवाद बन गया। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक पूर्ण सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ ना मिल जाए। जो एक लक्ष्य होता है कि हमें सच्चाई तक पहुंचना है, जब तक सच्चाई नहीं मिल जाती तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ तक हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हेगल के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति का स्वरूप सिंपल था कि सबसे पहले हेगल ने कहा एक आइडिया आता है मन में, कुछ भी हो सकता है वो आइडिया, फिर उसके जवाब में कई सारे आइडियाज़ आते हैं, चाहे वो आपकी बात को काट रहे हों या आपकी बात को और ज़्यादा अच्छा या पुष्ट कर रहे हों। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो एक बच्चे को आईएएस बनना है या टीचर बनना है, उसके मन में एक विचार आ गया सामने, सिंपल सा उदाहरण है। अब इस विचार को काउंटर करने के लिए या इस विचार को सही करने के लिए कई सारे विचार सामने आएंगे। जैसे कि एक बच्चे को इतना कंपटीशन में इतना पढ़ना है, ये किताबें पढ़नी है, इस तरीके ये सारे स्टेप उसको वो पास करने पड़ेंगे, तब जाकर वो अपने मुकाम पर पहुंच पाएगा। तो एक प्रतिवाद के रूप में दूसरा विचार सामने आ जाता है। फिर उस विचार जब प्रतिवाद के साथ इस नए विचार का टकराव होता है, तो एक निष्कर्ष आता है माइंड में कि हाँ, मुझे ऐसे-ऐसे काम करना है, ऐसे-ऐसे अपना टाइम टेबल तैयार कर लेना है। और जब बच्चा वो डिसिप्लिन फ़ॉलो करने लगता है, तो उसे हम संवाद कह सकते हैं। और फिर संवाद से के बाद भी बच्चे को लगता है कि न नहीं, अभी कुछ कमियां हैं, तो फिर एक नया विचार आएगा कि अरे, मुझे अपने टाइम टेबल में ये चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए, कुछ कमी रह गई है। अब उस कमी को दर्शाने के लिए प्रतिवाद आ जाएगा। प्रतिवाद कहेगा, अरे, ये काम करने के लिए तो हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो प्रतिवाद आएगा, फिर दोनों आपस में टकराते हैं, वाद और प्रतिवाद, तो इससे संवाद भी आता है।
और इससे आप अपोजिट भी समझ सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने प्रतिवाद को एक सहारे के तौर पर देखा, लेकिन आप अपोजिट भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी बात रखी कि जो करंट सरकार है उसको ये कार्य करने चाहिए, और प्रतिवाद ने कहा कि नहीं, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन आप कुछ कमियां हैं सरकार में, लेकिन हमें इन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे शिक्षा हो गया या हेल्थ हो गया, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और वाद ने कहा, नए विचार ने कहा कि नहीं, हमें तो दूसरे सेक्टर में जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसने कहा प्रतिवाद में कि अभी गरीबी भी ख़त्म नहीं हुई है देश से, तो हमें गरीबी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आपस में दोनों टकरा रहे हैं। अब दोनों विचार आपस में टकरा रहे हैं, फिर एक निष्कर्ष सामने आएगा कि हमें बिजनेसमैन पर भी ध्यान देना है, ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ सके और गरीबी भी कम हो सके, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये संवाद हो गया, ठीक है। फिर संवाद काफ़ी अच्छा होता है, वाद से काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर संवाद से भी एक नया विचार आ जाता है सामने। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक एक सही लक्ष्य ना मिल जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो प्रक्रिया है वो एंड तक पूरी चलती रहती है, लेकिन हाँ, साथ में ही जब ये एक तरह से जब आपको पूर्ण सत्य लगभग मिल भी जाता है, तब भी ऐसा होता है जब एक विचार पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, तब भी वो विचार पूरा होने के बाद भी वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो विचार खत्म हो जाता है और फिर प्रक्रिया शुरू से शुरू हो जाती है। बात को समझिए, एक तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो ये प्रक्रिया अनंत ही है। नॉर्मली तो कहा जाए कि ये क्या है, एक लिमिट है इसकी, इस प्रक्रिया की एक लिमिट है, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक विचार पूरा हो जाता है, एक सच्चा विचार हमें मिल जाता है, एक अच्छा आइडिया हमें मिल भी जाता है, तब भी वो विचार का अंत होने के बाद भी एक नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है या हो जाती है। यहाँ पर यही लिखा है, देखिए दोस्तों, कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका अर्थ यही है कि जो बौद्धिक वाद विवाद, ठीक है, बौद्धिक वाद विवाद होता है, विचारों का वाद विवाद होता है, आपस में द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब ये लड़ाई होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये विचार आपस में टकराते हैं और इसी से विकास होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। मतलब पूरा समाज प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, कैसे? जब विचारों का टकराव होता है। विचारों के टकराव से क्या होता है, जो बेकार चीज़ें होती हैं वो गिर जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और जो सही चीज़ें होती हैं वो हमें सामने दिखाई देती हैं। जैसे कि नॉर्मल है डिबेट, जब कभी भी किसी टॉपिक पर डिबेट होता है तो क्या होता है, दोनों ही पक्ष जो आपस आमने सामने होते हैं वो अच्छे अच्छे तर्क रखते हैं, और जब दोनों ही पक्ष महसूस करते हैं कि हमारे कुछ जो तीसरा जो वर्ग है, जब वो महसूस करता है कि दोनों ही तर्कों में से कुछ तर्क ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं, दोनों की दलीलें सुनने के बाद कुछ तर्क जो है वो ठीक नहीं है, उसको हमें साइड रखना चाहिए, उसको हमें निकाल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा विचार हमारे सामने आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अलगाव की संकल्पना की। देखिए, अलगाव की संकल्पना का जो सिद्धांत है वो मार्क्स ने भी दिया है, लेकिन हाँ, मार्क्स ने यहीं से, हेगल से ही ये विचार भी लिया था। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विचार हेगल से ही मार्क्स ने लिया था, कार्ल मार्क्स ने, और अलगाव का सिद्धांत भी इन्होंने हेगल से ही लिया था। तो यहाँ पर हम अलगाव के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हेगल ने जो भी बातें हमें यहाँ पे बताई है अलगाव के सिद्धांत के अंतर्गत, उसकी बात कर रहे हैं। अब हेगल के अनुसार ये अलगाव क्या है, इसको मैं हल्का सा समझा देता हूँ आपको, इतना आपके लिए इनफ होगा। देखो, अलगाव का जो यहाँ पे सिद्धांत है वो कहता है कि जो मनुष्य की अलग अलग अवस्थाएं हैं, मनुष्य की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो मनुष्य में एक अलगाव की चेतना पैदा करती हैं। चेतना अलगाव की भिन्न भिन्न, देखो दोस्तों, जो जब मनुष्य बड़ा होता है तो उसका दिमाग का विकास भी होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि चेतना अलगाव मतलब अलग अलग अवस्थाएं आती हैं व्यक्ति की, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, और मनुष्य सजग होता है, धीरे धीरे आगे चल के काफ़ी बुद्धिमान बनता है। तो इस दौरान ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इस दौरान मनुष्य कई तरह का अलगाव अनुभव करता है। ये अलगाव कैसा है? अलगाव मतलब किसी चीज़ से अलग होना। तो यहाँ पे देखो ये कैसा है, अवस्थाएं मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो अवस्थाएं एज के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि एज किसी भी चीज़ में हो सकती है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा है, फिर बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, तो यहाँ पे जब कोई बच्चा अपनी आयु में आगे बढ़ता है तो वो अलग अलग तरीके के अलगाव या अवस्थाओं से गुजरता है, ऐसा हेगल ने कहा। तो ये सिर्फ एज के ऊपर नहीं डिपेंड है, आपके ज्ञान कौशल के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में जब आप थे तो आपके पास कम नॉलेज थी, लेकिन आपकी एक ऐसी अवस्था आ गई है अब कि अब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक ऐसी अवस्था है जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये अलगाव की अवस्थाएं हैं, इसको मैं आपको हल्का हल्का समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हेगल के विचार को हम
एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कि एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है जो अपने जीवन को माता पिता से अलग नहीं समझता। जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, तो उसका जो जीवन होता है वो अपना एक अलग जीवन अनुभव ही नहीं करता। उसको लगता है कि मेरा जो जीवन है वो मेरे माता पिता से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो बालक बनता है, मतलब बाल्यकाल आता है, बालक या बालिका बनता है, जब उसका बाल्यकाल आता है तब उसको अनुभव होने लगता है कि अरे, मेरा एक अलग जीवन भी है, मैं एक अलग व्यक्ति भी हूँ। मतलब ये नहीं कि वो परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन उसको अनुभव होता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। फिर साथ में जब तो एक इस तरह से जो पहले उसकी स्थिति थी और जो अब स्थिति है, इसके बीच अलगाव हो गया ना। पहले वो क्या था, पहले वो माता पिता को ही सब कुछ समझता था, उसके बिना उसका जीवन ही नहीं था, उनके बिना। और अब वो अपने आप को एक अलग व्यक्ति समझता है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे शैशव काल से बाल्यकाल में एक अलगाव हुआ अवस्था के दौरान। इसी तरह युवा अवस्था, युवा अवस्था में जैसे कि जो युवक है, जो युवती है, वो आपस में, कहने का मतलब है कि युवा अवस्था आती है इंसान की। फिर युवा अवस्था में क्या होता है, युवा अवस्था में जो युवक हैं, जो युवती हैं, वो आपस में आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहले माता पिता का जो प्रेम था, वो युवक युवती के बीच जो प्रेम होता है उससे अलग होता है। तो यहाँ पे इस तरह कई अवस्थाओं में, यहाँ पे हेगल कहते हैं कि अलग अलग अवस्थाएं आती हैं और अलग अलग तरह के अलगाव हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान की अगर हम बात करें, तो ज्ञान और विज्ञान और कला कौशल के क्षेत्र में भी यही चलता रहता है। यही अलगाव का जो सिद्धांत जो अभी हीगल ने बताया, वही काम करता है। जैसे कि शुरुआत में जो व्यक्ति, कोई भी जब व्यक्ति की शुरुआत होती है, मतलब शुरू शुरू में व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीखता है या कोई ज्ञान अर्जित करता है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा समझता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि व्यक्ति अपने आप को उनसे बहुत छोटा समझता है और ज्ञान वगैरह को अर्जित करने लग जाता है। लेकिन जब वो अपने ज्ञान में काफ़ी माहिर हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाता है, तो पहले का जो ज्ञान था उसे छोटा लगने लगता है। बात को समझिए, जब वह स्वयं इस क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर लेता है, तब पुराने आदर्श उसे बहुत साधारण लगने लगते हैं और यह किसी नए आदर्श की ओर आकर्षित होता है। ऐसी हालत में पुराने आदर्श से उसका अलगाव हो जाता है। तो इस तरह के अलगाव की बात की जाती है हेगल के द्वारा, कि अलग अलग अवस्थाएं आती हैं और अलग अलग अवस्थाओं के दौरान व्यक्ति अलग अलग तरह का अलगाव महसूस करते हैं। जब हम मार्क्स की बात करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। अब हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक है वो है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है अभी का। जैसे कि अभी हमने द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ा था, तो वो एक मेन था, और नागरिक समाज और परिवार और राज्य, ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या बातें कैसे हैं इसको समझिए। देखिए, अभी अगर हम बात करें हीगल से, जो पहले के जो दार्शनिक रहे थे, या हीगल के दौरान बहुत सारे जो दार्शनिक थे, अगर हम जॉन लॉक वगैरह की बात करें, रूसो की बात करें, हॉब्स की बात करें, स्पेशली हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, तो ये लोग ऐसे दार्शनिक थे जो नागरिक समाज को ही राज्य कह देते थे। ठीक है, इनके अनुसार राज्य और नागरिक समाज में अंतर नहीं था। किसके अनुसार? जॉन लॉक हो गए, या हॉब्स हो गए, या दूसरे कुछ दार्शनिक हो गए। हेगल ने क्या किया, नागरिक समाज और राज्य में अंतर को बताया। इसने कहा कि जो नागरिक समाज है और जो राज्य है उसमें अंतर है, दोनों एक नहीं है। कई बार नागरिक समाज को ही राज्य मान लिया जाता था कई सारे विद्वानों के द्वारा, बट हेगल ने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर इन दोनों के बीच में। हेगल ने कहा दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें हेगल ने बताई, इसको समझिए। हेगल ने 3 गतिविधियाँ बताई हैं समाज जो होती हैं जमीनी स्तर पर। वो है परिवार की गतिविधि, एक होती है नागरिक समाज की, एक होती है राज्य के रूप में एक गतिविधि। अब ये चीज़ें क्या हैं, इसको समझिए। हेगल कहता है कि एक परिवार होता है, तो परिवार में जो सदस्य होते हैं वो स्वार्थ रहित होते हैं, मतलब उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता। परिवार में जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, जब परिवार में रह रहा होता है, तो एक व्यक्ति अपने परिवार के दूसरे व्यक्तियों के लिए मरने मिटने को तैयार रहता है, या यहाँ पर उसकी मोह माया होती है, यहाँ पर वो व्यक्ति किसी प्रकार का स्वार्थ या सेल्फिशनेस व्यक्ति के अंदर नहीं होती। जैसे कि एक परिवार के अंदर एक जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सिंपल उदाहरण है, एक परिवार के अंतर्गत एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, या अपने बच्चों के लिए कमाता है, पैसा उनको देता है, तो इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। वो अपने बच्चों की देखभाल करता है एक निस्वार्थ होकर। तो यहाँ पे फैमिली की जब बात आती है, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा एकता होती है और हर एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देता है।
ऐसा हेगल ने कहा। फिर हेगल ने कहा एक इसी के बाद हम नागरिक समाज की बात करें तो इसमें बहुत अंतर है। नागरिक समाज परिवार से उल्टा है, नागरिक समाज में स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है। हेगल कहता है जैसे कि मान लो अब आप देखते हो जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी व्यापार क्यों करते हैं? ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके। अब उदाहरण मैं देता हूँ आपको, हेगल के अनुसार अगर हम बात करें, जैसे कि आज के टाइम का उदाहरण अगर मैं दूँ, जैसे कि मान लो आपके मोबाइल में कुछ खराबी आ जाए या आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपका कोई काम है जो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो वो व्यक्ति फ्री में तो आपका काम करेगा नहीं, वो बदले में क्या लेगा? आपसे पैसे। तो हालाँकि वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपका काम कर रहा है, लेकिन इसमें उसका स्वार्थ ये है कि उसे पैसे मिलेंगे या वो अपना कुछ हित पूरा करना चाहता है आपको सेवा प्रदान करके। तो यहाँ पर हेगल ने कहा कि जो नागरिक समाज होता है उसके अंतर्गत स्वार्थ की भावना विद्यमान रहती है। एक व्यक्ति दूसरे नागरिक समाज में एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और प्रत्येक परिवार नागरिक समाज में कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्वार्थ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अब हेगल कहते हैं ऐसे स्थिति में भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वार्थ है और यहाँ पे स्वार्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। जो समाज होता है वो असंतुलित हो जाता है, ठीक है, संतुलित हो जाता है। और ऐसे में संतुलन स्थापित करने के लिए, बैलेंस स्थापित करने के लिए राज्य सामने आता है और राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका होती है, सरकार होती है, उस कानून वगैरह के तहत सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। परिवार को यहाँ पर वाद कहा है। परिवार को यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ी थी ना, डायलैक्टिकल प्रिंसिपल, तो उसी के तहत यहाँ पे हेगल ने इसको वही कहा है। इसने कहा एक नया वाद, परिवार एक वाद होता है और नागरिक समाज एक प्रतिवाद होता है और जो राज्य है वो संवाद होता है, जो कि सत्य के करीब होता है। मतलब यहाँ पे बात को समझिए, वाद यहाँ पर मतलब ये है कि जो राज्य है उसके अंदर परिवार और नागरिक समाज दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे कि राज्य के अंदर, एक देश के अंदर क्या होता है, हम आर्मी में ज्वाइन होने के लिए तैयार है ना, जैसे हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, साथ में हम देश की रक्षा के लिए आर्मी भी ज्वाइन करने को तैयार हैं। साथ में ही हम देश की रक्षा के लिए टैक्स देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के देश की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। तो यहाँ पे हमें परिवार के गुण राज्य के अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही हम कंपटीशन भी करते हैं राज्य के अंतर्गत। उतना ज़्यादा कंपटीशन तो करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्वार्थ वाला नहीं कि हम एक दूसरे को ध्यान में ही ना रखें, लोगों की भलाई पर भी ना सोचें। लेकिन हाँ, हम कंपटीशन भी करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं राज्य के अंतर्गत, लेकिन सारी चीज़ें ध्यान में रखकर। तो राज्य के अंतर्गत नागरिक समाज और परिवार दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, ऐसा हेगल ने कहा। तो इस तरह वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसने राज्य को कहा। यहाँ तक ये प्रमुख विचार थे हेगल के द्वारा। एक लास्ट चीज़ कहूँगा कि हेगल ईश्वर में विश्वास रखते हैं और वो कहते हैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो ईश्वर ही है, जो ब्रह्म है मेन, अगर हिंदी में कहें तो वो ईश्वर ही है। राज्य जो है वो ईश्वर का ही एक रूप है, ऐसा हेगल ने कहा। हेगल की जो थ्योरी है वो अंत में एक तरह से ईश्वर के ऊपर जा टिकती है। तो हेगल ईश्वर में विश्वास करते थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जो लोग मानते हैं कि विचार से ही दुनिया चलती है, तो वो लोग ईश्वर में भी विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको समझाई गई हैं, कुछ भी आउट ऑफ नहीं है। ये हो सकता है कुछ बच्चों को सारी बातें समझ ना आई हों, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप वीडियो को पूरा देख लें और साथ में ही जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं उनको भी पढ़ लें। अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया तो आपको हेगल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हेगल से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी रखी थी। हालांकि उनकी थ्योरी थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ, हेगल और कार्ल मार्क्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तब जाकर हमें हेगल के विचार और कार्ल मार्क्स के विचार समझ में आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।